चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती के साथ हमारी यात्रा 178 सप्ताह में पहुंच गई है। 178वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 26 नवंबर हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी कानून के जुड़े हुए लोग हैं। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर समस्या का समाधान हूं मैं, मुझे पढ़ के देख संविधान हूं मैं। किसी भी देश का संविधान वहां की सर्वोच्च विधि होती है और उसको केंद्र में रखकर ही उस राष्ट्र की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाई जाती है। भारत का संविधान भी इससे अलग नहीं है। भारत का संविधान भी भारत की कानून व्यवस्था से लेकर हर उस चीज की व्यवस्था देता है जो एक राष्ट्र को, एक समाज को चलाने के लिए, सुचारू रूप से, नियमित रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। ऋग्वेद की आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वतः, अर्थात लेट द नोवेल थॉट कम फ्रॉम एवरी साइड से प्रेरित होकर संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों के अंदर भारत के संविधान का निर्माण किया। काफी सारी समितियां बनी, लगभग 2000 बैठकें हुई इस समितियों के। इस प्रकार से भारत के संविधान का निर्माण हुआ। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्वाति जी जुड़ी हुई हैं। स्वाति राय प्रसाद जी, MA LLB MBA और CA इंटरमीडिएट भी किया है आपने। लगभग 20 वर्षों से आप बच्चों से संबंधित कानून, या ये कहें कि कानून के विषयों पर अपनी बात रखती चली आ रही हैं। करेंटली आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, हाई कोर्ट में दिल्ली में भी प्रैक्टिस करती हैं। कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन से पॉक्सो और JJ एक्ट के संबंध में भी आप जुड़ी रही हैं। रेप क्राइसिस सेल में भी आप NGO पार्टनर की तरफ से दिल्ली गवर्नमेंट के लिए काम कर चुकी हैं। इसके पहले आप लाजपत नगर में CWC की मेंबर भी रही हैं। मैं स्वाति जी से आग्रह करूंगा कि आज का जो विषय हमारा संविधान के ऊपर अपनी बात रखें, क्या कुछ संविधान में कही गई है और किस प्रकार से इसको इंटरप्रेट करना चाहिए। ओवर टू यू स्वाति जी। आपका माइक बंद है स्वाति जी। सबसे पहले सबको संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत मेहनत से हमारे जो पूर्वज थे, हमारे अग्रज जो थे, उन्होंने इस संविधान की रचना की, जैसा कृपाशंकर जी ने बताया, और फिर उसको अडॉप्ट करके एक तोहफे के रूप में हम सबको दिया ताकि हम सब उसका इस्तेमाल कर सके और उचित रूप से अपने देश को आगे बढ़ाने में हमेशा लगे रहें। ठीक है, इसी के साथ मैं शुरू करती हूँ। ये PPT के स्लाइड्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, दिस इज प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन, यानी इस संविधान में ये तो सबके लिए है, लेकिन चूंकि हम सब चाइल्ड कंजर्वेशन से जुड़े हुए हैं, चाइल्ड वेलफेयर से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये संविधान बच्चों के लिए कितना उपयुक्त है और बच्चों के लिए क्या कुछ कहा गया है इसके अंदर, इसको बहुत संक्षेप रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो इसे शुरू करते हैं। प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक जर्नी की तरह। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं, वाई इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत सबसे पहले क्यों हुई। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, adopted on January 26, 1950. It replaced the Government of India Act. उससे पहले हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब आया तो उसको रिप्लेस कर दिया गया। The Constitution enshrines democratic principle, fundamental rights, and a federal structure. It reflects India's diverse culture and social fabric. यानी कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इस चीज का भी ख्याल रखा गया कि हमारे पास जितनी डाइवर्सिटी है उन सबको इसमें सम्मिलित किया जाए और हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर इंडिया का है स्पेशल, उसका भी ध्यान रखा जाए। India needed a constitution to establish a democratic framework after gaining independence from the British rule in 1947. आपको पता है कि हम ब्रिटिश राज के अंदर थे, लेकिन जब ब्रिटिश रूल चली गई यहाँ से, जब ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया, तो ये महसूस किया गया कि हम सबको एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। इसीलिए ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनी और ये ड्राफ्टिंग कमेटी ने, जैसा सर ने बताया कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, जिसे हमने 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया और सारे देश में ये लागू हो गया। हम अब अपने प्रियम्बल को पढ़ते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है वकील होते हुए अगर आप इस से जुड़े हुए हैं तो आप सबको पता होगा, आए दिन हमें ये चीज पढ़ना पड़ता है।
द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमेशा इसी से शुरू होता है, हैव having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, democratic, socialist republic होना चाहिए यहाँ पे, दो वर्ड जुड़ गए थे बाद में, to secure all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution, यानी हमने बनाया, अपने लिए बनाया और अपने को ही इस चीज को दिया. The Indian Constitution emphasizes justice, liberty, equality, and fraternity for all, including children. It ensures their fundamental rights, prohibits exploitations, and promotes equal opportunity. The Constitution endorses a commitment to social justice and the well-being of children, reflecting India's dedication to a just and inclusive society that nurtures the right and dignity of every citizen, including its youngest member. यानी कि सबसे कम उम्र में वाले मेंबर को भी वही फैसिलिटी है जो कि सबसे ज्यादा उम्र वाले को. ठीक है, डिग्निटी, सबकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना है, इक्वालिटी देना है और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे खास बात है. अब आर्टिकल 15(3) पे आते हैं. Article 15(3) of Indian Constitution allows the state to make provisions, special provisions for children. This provision empowers the government to formulate policies and law, especially addressing the needs and the rights of children, ensuring their protection. देखिए यहाँ प्रोटेक्शन भी आ रहा है, उनका बच्चों का राइट्स आ रहे हैं, बच्चों का प्रोटेक्शन आ रहा है, एजुकेशन भी आ रहा है और वेलबींग भी आ रहा है. It's crucial tool for crafting targeted measures to safeguard and uplift the interest of the children in various spheres such as education, healthcare, social welfare. ये आर्टिकल 15 जो है सो हमें बेस देती है जिसके आगे बहुत सारे एक्ट ऐसे बने जो हमें मदद करती हैं आगे बच्चों के वेलफेयर के लिए. आप लोगों को इसकी जानकारी भी होगी, जैसे कि हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना, जैसे कि राइट टू एजुकेशन बना, जैसे कि पॉक्सो एक्ट डेवलप हुआ. तो ये सब, ये जो आर्टिकल 15(3) है हमारा, ये हमें बेस देता है उस चीज को कि किस किस चीज के लिए आप काम कर सकते हैं. सम स्पेस जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया, इंश्योरिंग देयर प्रोटेक्शन, बच्चों के प्रोटेक्शन को इंश्योर करना हो गया, ये आर्टिकल 15 हमें देता है. उसके बाद आर्टिकल 21 पे आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. Article 21 of Indian Constitution guarantees the right to life and personal liberty. The Supreme Court has interpreted this to include the right to education. In the landmark judgment of Mohini Jain versus State of Karnataka, the court held that the right to education is inherent in the right to their life. यानी कि right to education is as good as राइट टू लाइफ. अगर आप किसी को एजुकेशन से वंचित कर रहे हैं, उसके शिक्षा के अधिकार से अगर आप वंचित कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आप किसी को लाइफ से वंचित कर रहे हैं. हमारे देश के हर बच्चे को पढ़ा लिखा होना ही चाहिए. ये मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर किया है. आर्टिकल 21 subsequently in the case of Unni Krishnan JP, ये भी बहुत फेमस केस है, Unni Krishnan JP versus State of Andhra Pradesh, the court reinforced the notion that education is a fundamental right. These ruling endorses the constitutional importance of ensuring access to education for all citizens. उसके बाद हम आते हैं कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देखते हैं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट इश्यूज जो कि फर्दर प्रमोट करता है बच्चों को. इसमें सब आर्टिकल 39E आता है, 39F आता है,
प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन। इसके तहत बच्चों को किसी भी तरह के अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिंसिपल्स लेड है। आर्टिकल 39E क्या एम्फसाइज करता है कि हर स्टेट शैल इंश्योर दैट चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज, यानी कि बच्चों को अब्यूज नहीं किया जा रहा है, दैट द चाइल्डहुड एंड द यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड अगेंस्ट मॉरल एंड मटेरियल अबैंडनमेंट, यानी कि किसी को अबैंडन भी नहीं किया जा रहा है। अबैंडनमेंट का मतलब हो गया किसी को बेसहारा छोड़ना, छोड़ देना। जिससे आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चों को कूड़ेदान में छोड़ देते हैं, या एक केस जो हमने डील किया था उसमें ये था कि मदर फादर का प्यार मोहब्बत हो गया, बच्चा हो गया, बच्चे को उन्होंने दिल्ली में एक जंगल का एरिया आता है साउथ दिल्ली में, वहां पर ले जाके बच्चे को छोड़ दिया था। किसी ने बच्चे की रोने की आवाज सुनी, जब बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो उस बच्चे को पुलिस ने पाया, मतलब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया कि बच्चा यहाँ रो रहा है, तो पुलिस गया, पुलिस गई और पुलिस ने उस बच्चे को रिकवर किया। फिर अननोन के खिलाफ में पहले केस हुआ, फिर केस रजिस्टर होने के बाद जब तहकीकात हुई तो पता चल गया कि माता कौन है पिता कौन है, उन दोनों के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ फॉर अबैंडनमेंट अंडर आईपीसी, राइट। तो वो दोनों बच्चे को अबैंडन नहीं कर सकते हैं, बच्चे को अबैंडन करना एक क्राइम है। तो मदर और फादर दोनों के खिलाफ में केस हुआ। फिर हमारे CWC में ये केस पेश हुआ, क्योंकि जब इनिशियली ये केस रजिस्टर हुआ था उस वक्त तक साउथ दिल्ली का केस है ये, उस वक्त तक ये नहीं पता था कि माता पिता कौन है, इसीलिए उस नवजात शिशु को सा में रखा गया था। स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी होता है जहां से 0 to 6 ईयर्स के बच्चों को रखते हैं, जहां न्यू नेटल केयर टाइप का व्यवस्था बनी रहती है, छोटे बच्चों को रखने की व्यवस्था होती है वहां पर। तो उस नन्ही सी बच्ची को वहां रखी, बहुत प्यारी सी बच्ची थी, उस नन्ही सी बच्ची को वहां पे रखा गया। फिर पुलिस ने तहकीकात की बहुत मुस्तैदी से और पता चला कि उसके माता पिता कौन हैं, उनको हाजिर करा पुलिस ने हमारे सामने में। फिर हमने उनको कहा कि देखिए इसके तहत आपको सजा बनती है, आप बताओ आप क्या करना चाहोगे। फिर दोनों ने अपने परिवारों से बात की, बहुत मतलब इट टुक 5-6 हियरिंग्स। उसके बाद दोनों शादी के लिए राजी हुए और तैयार हुए ताकि हम बच्चे को ले जाएंगे। इसमें हमारा मोटिव था बच्चे का वेलफेयर। सजा दे देते तो बच्चे का वेलफेयर नहीं होता, तो अगर वो दोनों शादी कर लेंगे, साथ में रहेंगे, तो उस बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार मिलेगा, और नहीं तो बच्चे को डिक्लेयर करेंगे हम लोग, CWC डिक्लेयर करती है उस बच्चे को लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन, फिर उसका अपना प्रोसेस होता है, बच्चा अडॉप्शन में जाता है। लेकिन हमारे एफर्ट से उन दोनों ने आपस में शादी करी, उस बच्चे को लिया, और फिर बाद में फॉलोअप्स में भी आते रहे, और आई एम श्योर अभी भी आते होंगे। और तब तक ये बच्ची जो थी वो काफी खुश थे। ऑब्वियसली माँ बाप के पास कोई भी बच्चा खुश होता है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ही ये निकल के आया, और ये हमारे आईपीसी में इंक्लूडेड है। अबैंडनमेंट नहीं कर सकते किसी भी बच्चे का, ठीक है। आर्टिकल 39F directs the state to ensure that the children are given opportunity and facilities to develop in a healthy manner and in condition of freedom and dignity. अब आर्टिकल 45 में आते हैं। आर्टिकल 45 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा स्कूल में और आंगनवाड़ी सिस्टम है हमारे यहाँ दिल्ली में तो बहुत रैम्पेंट है आंगनवाड़ी, ऑल ओवर इंडिया आंगनवाड़ी है। क्यों? क्योंकि अर्ली एजुकेशन के साथ चाइल्डहुड का केयर यानी कि खाना पीना पोषण देना है बच्चे को, इसीलिए वो आंगनवाड़ी का सिस्टम है कि कम से कम 1 मील इन अ डे दे गेट अ बैलेंस डाइट। इसी के तहत सरकार ने शुरू किया था। उसके बाद आर्टिकल 45 पे आते हैं। आर्टिकल 45 पे ही चल रहे हैं हम अभी। आर्टिकल 45 emphasizes the state's obligation to providing early childhood care and education to children below the age of 6. This directive principle reflects the constitutional commitment to laying the foundation of child's overall development and ensuring that the formative years are nurtured with care and educational opportunity. अभी मैंने आप लोगों को समझाया आंगनवाड़ी वाला प्रोजेक्ट। यहाँ आप लोगों ने ये चीज देखा भी होगा अपने अपने इलाका में कि जो 6 साल तक के बच्चे होते हैं उनको ये इंश्योर किया जाता है कि उनको प्रॉपर फूड भी मिले, एजुकेशन भी मिले,
और आंगनवाड़ी वाली दीदी जो हैं सो ये भी मेंटेन करती हैं कि वो लोग वैक्सीनेटेड है कि नहीं, यानी कि हेल्थ भी, चाइल्डहुड केयर में हेल्थ भी आ गया. These provisions in the directive principles guide the state in formulating policies that protect children from abuse, exploitation, and neglect, while prioritizing their early childhood care and education for holistic development. Article 47 पे आते हैं. I hope no one is getting bored because this is all article as it is our constitution and it is our constitution day. Okay. If anyone want, they can respond. It's okay. Continue, please. Thank you. Thank you. Next, we come to Article 47. Article 47 of the Indian Constitution places a duty on the state to raise the level of nutrition and standard of living and to provide public health. This has significant implications for ensuring the well-being of children, as adequate nutrition is crucial for growth and development. Role in ensuring child's health and nutrition. Article 47 underscores that the state has a responsibility to address issues related to malnutrition and public health. It forms the constitutional basis for the policies and programs aimed at providing the nutritional status and health of children. जैसे मैंने कहा कि आंगनबाड़ी वाली दीदी जो इंश्योर करती है कि खाना भी मिले प्लस उनका इम्यूनाइजेशन कार्ड भी होता है और जरूरत पड़ता है तो वो घर पर भी जाती हैं पेरेंट्स से बात करने के लिए, बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, इसका टीका क्यों नहीं दिलवाया, फला दिन पोलियो डे है, आप लोग बच्चों को लेके जरूर आना. ठीक है, तो ये है इंश्योर करने के लिए हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. उसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इसमें क्या क्या हैं. Government of India has implemented various initiatives to address child health and nutrition, such as Integrated Child Development Services, ICDS program, जो बाल एवं महिला विकास मंत्रालय जो है उसको देखता है. ICDS focuses on providing supplementary nutrition, immunization, and health checkup for children below the age of 6 एंड प्रेग्नेंट वुमेन. इसमें प्रेग्नेंट वुमेन भी आती हैं, उनके भी न्यूट्रिशन के लिए ये ICDS प्रोग्राम है. नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम एक अनदर प्रोग्राम है, इज अनदर इनिशिएटिव दैट इंक्लूड्स प्रोग्राम्स टारगेटिंग चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 47 सर्व्स एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट guiding the government in prioritizing and implementing measures to enhance the health and nutrition of children, ensuring they have healthy start in life. उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 51, यानी जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी आती है. प्रिजर्वेशन ऑफ रिच हेरिटेज एंड सिटीजन्स रोल इन चाइल्ड वेलबींग. Article 51 mandates citizens to preserve the nation's rich heritage, including protecting children. Citizens fulfill this duty by actively engaging in initiatives promoting child welfare, supporting educational programs, and advocating for child rights. By ensuring the well-being of the children, citizens contribute to safeguarding the cultural and ethical legacy that form the integral part of national heritage. In essence, Article 51 highlights the collective responsibility. Article 51 कहता है collective responsibility में साथ मिलके सारे citizens preserve करेंगे इस rich heritage को, emphasizing the pivotal role of protecting and nurturing the welfare of the children in this fundamental duty. अब आते हैं, अभी जो मैंने डिस्कस किया ये सारे प्रोविजंस हो गए आपके जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेड डाउन है बच्चों के वेलफेयर और प्रोटेक्शन के लिए. एजुकेशन, न्यूट्रिशन, अर्ली न्यूट्रिशन, देन हेल्थ केयर, देन ICDS प्रोग्राम, राइट. उसके अलावा ये सब अलग एक्ट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन से गाइडेड होके बने. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 में बना था और आपको पता है कि हम लोग UN कार्टर के सिग्नेटरी हैं 1994 के, जिसके तहत हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि हमारे यहाँ चाइल्ड वेलफेयर और किया जाएगा और चाइल्ड अब्यूज को रोका जाएगा, जिसके तहत ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना, जिसके 2 भाग होते हैं. एक उन बच्चों के साथ डील करते हैं जो चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है. ठीक है, यहाँ हम जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ नहीं कहते हैं, हम चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ कहते हैं. और एक होते हैं चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, यानी जिन बच्चों को
केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जिनको शेल्टर होम्स में रखा जाता है या एजुकेशन के लिए उनके काम किया जाता है, या किन्हीं कारणों से उनके पेरेंट्स नहीं हैं, ऑर्फन है या सिंगल पेरेंट हैं, इनकार्सिनेटेड पेरेंट्स हैं, उनको जो प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, उनको चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन में हम रखते हैं। जो गवर्नमेंट होम्स हैं, प्राइवेट एनजीओज के भी होम्स होते हैं, वहाँ पर इन बच्चों को रखा जाता है। और बेसिकली जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है वो बच्चों के वेल बीइंग पे ही काम करता है, वेलफेयर पे ही काम करता है, ठीक है। उनका जैसे रिहैबिलिटेट कैसे होंगे, जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ आ गए हैं उनको अच्छे से काउंसिल करना, उनको दोबारा मौका देना और वापस रीइंस्टेट करना इस सोसाइटी में, ताकि वो एक हेल्दी सिटीजन होके आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद आता है राइट टू चिल्ड्रन, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, जो गारंटी करता है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन बच्चों के लिए 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक। 0 to 6 आंगनबाड़ी वाले सिस्टम में कवर हो जाते हैं, उसका 6 to 14 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में कवर होते हैं, जहाँ की बच्चों को कोई भी स्कूल ऐसे बिना मतलब के निकाल नहीं सकता है। बच्चों को स्कूल में पढ़ने देना एक समझिए एक्ट है, इस कंपलसरी है। इट इज नॉट दैट एनी स्कूल कैन टेक अ प्रिविलेज एंड रिमूव अ चाइल्ड, नो दे कांट डू इट। दे हैव टू एडमिट द चाइल्ड। अगर बच्चा कमजोर है पढ़ने पे तो उसको स्पेशल फैसिलिटीज देके पढ़ाए ताकि बच्चा कोप अप कर सके। ये राइट टू एजुकेशन एंश्योर करते हैं। उसके बाद पॉक्सो एक्ट, जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 का एक्ट है, जो कि बहुत ही अच्छा और नया एक्ट है बच्चों के लिए जिनके साथ यौन शोषण होता है। जिन बच्चों के साथ यौन शोषण होता है, चाहे प्रिवेशन हो या नहीं हो, एग्रीवेटेड और नॉन एग्रीवेटेड, दोनों केस में बच्चे अपनी बात रख सकते हैं। इस एक्ट के तहत, दिस इज अ विक्टिम सेंट्रिक एक्ट, इस एक्ट के तहत बच्चों की बात सुनी जाती है। जनरली जुरिस्प्रूडेंस हमारा कहता है कि जो अक्यूज होते हैं उनको उनकी बातों को रखा जाता है और सुना जाता है, लेकिन ये एक्ट है जो कि विक्टिम सेंट्रिक है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी विक्टिम सेंट्रिक है, जिसमें कि विक्टिम की बातें सुनी जाती हैं और उसे तवज्जो दिया जाता है। और इस एक्ट में बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए ये एक्ट बना था। और आज के डेट में, आज 10 साल हो चुके हैं इस एक्ट को, 11वां साल चल रहा है इस एक्ट को, 10 साल हो चुके हैं। और अभी रिसेंटली हमने एक इस पे एक और सेमिनार किया था on completion of 10 years of POCSO, and we did an analysis कि आज तक इस एक्ट में कहाँ तक और क्या क्या फायदे हुए हैं और क्या क्या और इसमें सुधार की जरूरत है, ठीक है। अब आते हैं हम कुछ चैलेंजेस जो हम फेस करते हैं चाइल्ड वेलफेयर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सबसे पहला जो आता है लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी कि मेनी पीपल रिमेन अनअवेयर ऑफ एग्जिस्टिंग चाइल्ड वेलफेयर लॉज एंड प्रोग्राम्स हिंडरिंग इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। जैसे कि सड़क पे बच्चों को भीख मांगते हम देखते हैं, तो लगता है कि उठा के इनको कहीं बंद कर दे, ये कर दे। नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। हम एक ही काम कर सकते हैं, हम भीख ना दें, क्योंकि वो बच्चे हैं हमारे, हम उनको भीख नहीं देंगे। मैंने जनरली देखा है कि रेड लाइट पे जो बच्चे मांगते हैं उनके पेरेंट्स भी आसपास ही होते हैं। आप जरा उनसे बात करो कि चलो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, आप सुन लोगे। हमने ऐसे केसेस बहुत हैंडल किए हैं और इस चीज को मैंने रियलाइज किया है कि वी शुड नॉट प्रमोट चाइल्ड बेगिंग। अगर ऐसा सही में कोई ऑर्फन अबैंडन चाइल्ड है तो उसे आप प्लीज इन्फॉर्म करें, होम में भेजें। और नहीं, जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब एक लाल बत्ती पे माँ मांग रही है, पिता मांग रहे हैं, एक पे बच्चे मांग रहे हैं, बच्चों के गोद में बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को आप प्लीज आप प्रमोट ना करें, भीख ना दें, ठीक है। वो हमारे देश का भविष्य है, पढ़ना उनका काम है। और भी बहुत कुछ कर सकते हैं भीख मांगने के अलावा, ठीक है। उसके बाद रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट, इनसफिशिएंट फंडिंग, फंड की कमी हमेशा रहती है जो हम लोग चाइल्ड सेक्टर में काम करते हैं। तो ये हमें पता है कि हमारे एनजीओस के पास में फ्री फंड की कमी रहती है और उसको इकट्ठा करना उस नाम पे मुश्किल काम है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्ट्रेन है हमारे पास। नेक्स्ट आता है सोशल स्टिग्मा, deep rooted society attitudes and stigma surrounding certain issue impede the reporting and resolution of child abuse and exploitation। कहीं भी अगर आप child abuse या exploitation देखें तो आप उसको रिपोर्ट जरूर करें। और अगर मान लीजिए छोटा इशू है या बड़ा इशू है वो डिसाइड किया जाएगा बाद में, लेकिन चाइल्ड अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन को किसी भी तरीके से आप प्रमोट ना करें।
Inadequate infrastructure, insufficient infrastructure and trained personnel challenges the effective execution of child welfare measures. जैसे कि पॉक्सो का मैं बताऊंगी, पॉक्सो में सपोर्ट पर्सन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्ट बहुत बात करता है उसका, और मुझे भी ये लगता है कि सपोर्ट पर्सन्स पॉक्सो में केसेस में बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि साइकोलॉजिकल नीड होता है जो फुलफिल नहीं होता है, लेकिन हमारे सपोर्ट पर्सन्स को कोई इंसेंटिव नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा शॉर्ट कमिंग है। दूसरा पॉइंट होता है रिहैबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो इस तरह के इश्यूज हैं जो कि हमें अब जाके हमें इस चीज के लिए प्रमोट करना चाहिए, ताकि हम बेहतर प्रोवाइड कर सके, सपोर्ट पर्सन दे सके, बच्चों को रिहैबिलिटेट बेटर कर सके, बेटर अपॉर्चुनिटीज उनको दे सके। ये सब शॉर्ट कमिंग रह जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। आई होप गवर्नमेंट इस पे फोकस करे और हम लोग बच्चों के लिए और बेहतर कर सके। उसके बाद एजुकेशन एंड अवेयरनेस आता है। पॉलिसी एडवोकेसी, ये तो आज की डेट में बहुत सारे एनजीओ और गवर्नमेंट ने भी टेकअप किया है। टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग, टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे लॉस्ट एंड फाउंड चिल्ड्रन का भी है, टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन टेक्नोलॉजीज का इम्प्लीमेंटेशन और कंटिन्यूटी लैग करता है। उसके बाद कम्युनिटी एंगेजमेंट, ये मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनकरेजिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन टू क्रिएट प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन, राइट, जिन ताकि ये बच्चे जे सिस्टम में कभी आए ही नहीं, इसीलिए कम्युनिटी का एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। इसके साथ मैं अपना स्लाइड्स खत्म करूंगी। इसी के साथ बालका देव रूपा सन्ति। थैंक यू। Thank you, Swati ji. Nicely presented by you. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रन। हम अपने दूसरे स्पीकर की तरफ चलेंगे, आप जुड़े रहिएगा, प्रश्न उत्तर हम आखिरी में लेंगे। डॉक्टर गरिमा मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रेजेंटेशन आप अपना हटा लेंगे। स्टॉप कर रहे हैं हम अपना प्रेजेंटेशन। हो गया जी। तो डॉक्टर गरिमा आपका स्वागत है। जैसा कि स्वाति जी ने एक शब्द का यूज किया था नियोनेटल, तो वास्तव में नियोनेटल की समस्याएं क्या हैं, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। अभी अभी चाइना से एक बुरी खबर आ रही है पिछले 2-4 दिनों से, एक निमोनिया नामक बीमारी या चाइनीज निमोनिया जिसको बोल रहे हैं, जिसमें काफी सारा चाइना अफेक्टेड है। सूनर और लेटर इट इज गोइंग टू कम टू इंडिया आल्सो। और सर्दियों में निमोनिया तो छोटे बच्चों में खास करके होती है। और ऐसी क्या समस्याएं हैं जो एक नियोनेटल में हो सकती है, न्यू बॉर्न बेबी में हो सकती है, उसको किस प्रकार एड्रेस करना चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं डॉक्टर गरिमा मिश्रा। कंसल्टेंट नियोलॉजिस्ट, नियोनेटोलॉजिस्ट हैं आप। NHS ट्रस्ट लंदन से किया है आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके से भी पढ़ाई की है। आपकी MBBS और MD की डिग्री KEMP हॉस्पिटल से हुई है। करंटली आप SNCU छिंदवाड़ा हॉस्पिटल में इंचार्ज के रूप में काम कर रही हैं। आज का जो हमारा विषय है इश्यूज एंड चैलेंजेस और हाउ टू मैनेज नियोनेटल इशू, उस पर बात करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर गरिमा मिश्रा। ओवर टू यू गरिमा जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम। और मैं सबको इंट्रोड्यूस करूंगी। मेरा नाम डॉक्टर गरिमा है, मैं एक कंसल्टेंट नियोनेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं नवजात शिशु स्पेशलिस्ट हूँ और न्यूबॉर्न बेबीज का ध्यान रखती हूँ। बहुत ही रिसेंटली अभी लंदन से मैं रीलोकेट होकर के इंडिया वापस आई हूँ और यहाँ पे कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैं आपके उसके साथ में एसोसिएट हो पाई हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। हम आज बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कमी है, तो हम एक जनरल बात करेंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम न्यूबॉर्न बेबीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि न्यूनेट्स होते क्या है। तो हम अगर किसी को देखें तो हमें जनरली ये लगता हो कि हाँ, जन्म से जो बच्चे 28 दिन तक होते हैं उनको हम न्यूबॉर्न बोलते हैं, न्यूनेट बोलते हैं, तो उनका होगा। पर एक्चुअली थोड़ा सा अगर इसको रिवाइज किया जाए तो हम ये जान पाएंगे कि जब से कंसेप्शन होता है, बच्चे तो पैदा होते हैं इस दुनिया में जब बर्थ होता है, लेकिन वो आ तो पहले ही गए होते हैं। जब कंसेप्शन होता है तभी वो हो जाते हैं। तो जो हमारी न्यूबॉर्न केयर है, जो हमारी न्यूनेटल केयर है, वो चालू हो जाती है जहां से कंसेप्शन होता है, और फिर हम 28 डेज आफ्टर डिलीवरी तक वो हमारे अंडर आते हैं, और उसके बाद में उनको हम न्यूबॉर्न्स बोलते हैं। मैं आज बात करूंगी कुछ टॉपिक पे। पहले हम उस पे ओवरऑल बात कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट है। अगर किसी को लगता है कि अपने को किसी एक पर्टिकुलर उस पे विषय पे ज्यादा बात करनी चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, हम उनको डिटेल में बाद में कभी भी ले सकते हैं एज पर सबकी रिक्वेस्ट का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ जनरल चीजों के बारे में, जिसमें मुझे नहीं पता कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे शायद वैरायटी ऑफ लोग हैं, कुछ लोग डॉक्टर्स हैं, कुछ अलग फील्ड से हैं। तो हम जनरली बात करेंगे कि न्यूबॉर्न
न्यूबॉर्न जब पैदा होते हैं तो उसके बाद में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं एज ए न्यू पेरेंट्स, उसके बाद में थोड़ा सा हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने बच्चे को अच्छे से रख सकते हैं, और फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि न्यूबॉर्न की इलनेसेस क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि हम जब न्यूबॉर्न केयर की बात करते हैं तो ये न्यूबॉर्न केयर जो होती है वो बच्चे पैदा होने के बाद में नहीं होती है, ये पहले से ही चालू हो जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे मतलब बहुत सारी स्कीम्स चालू करी हैं, बहुत सारे प्राविधान दिए हुए हैं ताकि हम लोग ये सब चीजें अच्छे से ले सके। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे मम्मी का है, जैसे क्योंकि माँ इम्पोर्टेंट है, इसलिए माँ बच्चे के साथ में माँ की केयर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हमने माँ के लिए क्या करके रखा हुआ है, हमने हमारी देखा है कि हम लोगों में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की कमी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हमने आयरन का प्रोग्राम चालू किया है, जहाँ पे आयरन और कैल्शियम और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स जो होती है वो हर माँ को प्रेगनेंसी जैसे ही उनकी डिस्कवर होती है वैसे देना चालू होता है। बेसिक इन सब चीजों का जो गवर्नमेंट ने इतना सारा काम किया हुआ है उसका बेसिक रीजन ये है कि अगर आप अपने बच्चे को एक अच्छी शुरुआत देते हो, अगर आप नींव अच्छी बना करके रखते हो, तो आपका मकान बहुत ही स्ट्रांग बनेगा और आगे जाकर के आपके मकान में प्रॉब्लम्स कम होंगी। वैसे ही अगर आप अपने बच्चे को एक अच्छी शुरुआत देते हैं तो आगे जाकर के आप देखोगे कि आपका चाइल्ड जो है हेल्दी चाइल्ड रहेगा। ठीक है, वैसे ही अगर आपकी शुरुआत ही खराब हो तो फिर आगे जाकर के प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि जहां से कंसेप्शन हुआ है तभी से हम अपने बच्चे को अच्छी चीजें प्रोवाइड करें ताकि वो जाकर के आगे जाकर के हेल्दी रह सके। तो इसलिए मम्मी में एक रूटीन चेकअप होना बहुत जरूरी है। मम्मी का ये देखना कि मम्मी का वजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये सिर्फ माँ के लिए नहीं है, बच्चे के लिए भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम बहुत सारी चीजें हम बाहर से नहीं दे सकते, लेकिन हाँ बहुत सारी चीजें जो हम कर सकते हैं उससे हमें पता चलता है कि हमारा बच्चा अच्छे से ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने मम्मी को आयरन कैल्शियम और फॉलिक एसिड देना बहुत जरूरी है, मम्मी का रूटीन चेकअप करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में हमारे यहाँ पे जो चीज की कमी है वो ये है कि हम लोग जो बच्चे के पैदा होने से पहले का समय है उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसलिए हमको ये बहुत जरूरी है कि हमें वहां चालू करना है। जब बच्चा पैदा हो गया उसके बाद में अगर आप किसी माँ को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में सिखाओगे, इट इज नॉट पॉसिबल, और माँ को समझ में भी नहीं आता है, बहुत सारी चीजें हुई होती है, शी कांट टेक इट। तो हमें एंटीनेटल पीरियड में, जो कि जन्म होने के पहले से ही पीरियड में, मम्मी को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताना बहुत जरूरी है। कैसे करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग, उसका फायदा क्या होता है, ना सिर्फ बच्चे के लिए मम्मी के लिए भी क्या फायदा होता है, ये सब हमें अगर हम पहले से माओ को बता करके रखेंगे तो हमारे जो बाद के रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो हमने आयरन फॉलिक एसिड कैल्शियम कर लिया, हमने मतलब चेकअप कर लिया, हमने अल्ट्रासाउंड करना बहुत जरूरी है मम्मी का, ताकि अगर बच्चे को पेट के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो हम वो पहले से ही डायग्नोस कर पाए, और जब बच्चा पैदा हो तो हम लोग उसको अप्रोप्रिएट केयर दे। अब एक बच्चा है जो कि बहुत छोटा पैदा हो रहा है, या फिर उसमें कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम से, कंजेनिटल मतलब अनुवांशिक, जो कि जन्म के साथ पैदा हो रही होती है, अगर ऐसा बच्चा कोई पैदा हो रहा है और वो आपका किसी सीएचसी या पीएचसी में पैदा होता है, तो हम जो नया रिसर्च आया है उसमें ये पता चलता है कि अगर ऐसे बच्चे अच्छे हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में जहाँ पे न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट है और न्यूनेटल केयर अवेलेबल है, अगर वहां डिलीवरी होती है तो उनके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अगर वो सीएचसी या पीएचसी में कहीं पे डिलीवरी उनकी होती है। तो ये सब चीजें हमारी अवेयरनेस है, यही इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारा काम कर रही है, और हमें इंश्योर करना है कि ये सारी चीजें हर मदर को प्रोवाइड होनी चाहिए। अब बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा होने के बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चे के लिए? बच्चे के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फीडिंग, बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करना, ये देखना कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और उसको अच्छे से संभाल करके किस तरीके से केयरफुली रख सकते हैं। हम फीडिंग के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और हम ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात करेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है और वो बहुत ही डिटेल है, अगर हम उसके ऊपर बात करेंगे तो पूरा टाइम निकल जाएगा, इसलिए हम सिर्फ थोड़ी बात करेंगे। अगर लगता है तो हम बाद में कभी ये टॉपिक ले सकते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग जैसे सबको पता है, हम लोग सबको बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग बोलते हैं कि अमृत होता है, माँ का दूध जो होता है वो अमृत होता है, और एक्चुअल में वो अमृत होता है। अगर आप माँ के दूध का कॉम्पोजिशन देखें तो माँ के दूध में बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है, बहुत सारे अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपके बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो क्योंकि वो अभी तक दुनिया में आया नहीं है, इसलिए वो कंप्लीटली स्टेराइल होता है, उसमें एक भी बैक्टीरिया, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो एक भी बैक्टीरिया बच्चे में नहीं मिलते हैं।
तो जो आप पहला चीज बच्चे के मुंह में डालते हो वो चीज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए जब बाहर जाते हैं हम लोग अमृत बोलते हैं और बाहर उसको लिक्विड गोल्ड बोलते हैं। जो कोलोस्ट्रम होता है, जो पहला दूध होता है मम्मी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके बच्चे को वो 1 या 2 बूंद भी मिल जाए तो वो आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। क्या होता है कि उसमें जो अच्छे गुड बैक्टीरियाज होते हैं जब आप देते हो तो वो जाकर के सबसे पहले आपके पूरे म्यूकोसल सरफेस में जो जो आपका अंदर का है वहां पे सब जगह जाकर के जमा हो जाते हैं। जब आपके पूरे म्यूकोसल सरफेस पे अच्छे बैक्टीरिया हो गए तो आपकी पूरे बैक्टीरियाज को वहां पे जगह नहीं मिलती है। और इसीलिए बोला जाता है कि जो बच्चे मम्मी के दूध पे होते हैं उनको इन्फेक्शंस वगैरह बहुत कम होते हैं, यही कारण है। उसके साथ में ये भी होता है कि माँ के दूध में बहुत सारी अच्छी एंटीबॉडीज होती हैं जो कि बच्चे को वैरायटी ऑफ इन्फेक्शन से बचा के रखती हैं। इसीलिए हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि जो पहला दूध आप अपने बच्चे के मुंह में डालेंगे वो ब्रेस्ट मिल्क होना चाहिए। चाहे वो 1 बूंद हो चाहे 2 बूंद हो, अच्छे से अगर आपने वो किया तो होगा। आजकल जो मैं यहाँ बैठ करके छिंदवाड़ा में देख रही हूँ तो वो ये है कि नॉलेज का, एजुकेशन का, अवेयरनेस का बहुत बड़ा इशू है। किसी को पता ही नहीं है, सब लोग जाकर के सबसे पहले गाय का दूध लेके आ जाते हैं या फिर फॉर्मूला मिल्क दे देते हैं जो कि आपके बच्चे को बहुत नुकसान करता है। इसलिए हम लोगों को ये अवेयरनेस एंटीनेटल पीरियड से ही चालू करनी पड़ेगी मम्मियों के लिए कि नहीं, आपको दूध नहीं भी आ रहा है तो भी आप जो पहला दूध दोगे वो बच्चे को दोगे। उसके बाद में कोशिश यही करेंगे कि हम ब्रेस्ट मिल्क में रखें, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि 6 महीने तक सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क देना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं देना है, पानी भी नहीं देना है, गुट्टी भी नहीं देनी है, शहद नहीं चटाना है। तो ये सब चीजें हैं कुछ जो हम लोगों के यहाँ बहुत ऑडियो इंटरप्शन। जी, क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चलते हैं। अनिल जी, सौर्या जी ने हैंड रेज किया, अपनी बात रखें। हाँ जी। सौर्या जी। हेलो। जी। मैं अकोला से शरयू बात कर रही हूँ मैडम। हेलो। हाँ जी। जो आपने लास्ट ब्रेस्ट फीडिंग बोला ना आपने, माँ का दूध बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, उसके बाद में का ना आपका आवाज चला गया था, वो सुनाई नहीं दिया। सर किसी को भी नहीं सुनाई दिया कि हेलो। अभी भी आपकी आवाज चली गई। सर हाँ। कृपा शंकर सर। अच्छा, जी, एक्चुअली अभी मैं आवाज नहीं आ रही आपकी। हॉस्पिटल में मेरी ड्यूटी है आज, तो मैं अंदर हूँ तो मे भी शायद उस वजह आई एम सॉरी। अभी सुनाई दे रहा है सब लोगों को सर? हाँ, ब्रेक हो रहा लेकिन सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है अभी? हाँ। हेलो। हाँ, सुनाई दे रहा। हाँ हेलो। अच्छा, हाँ जी। तो मैं ये बोल रही थी कि मम्मी का दूध बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई एम सॉरी, मैं ना थोड़ा हॉस्पिटल में हूँ, मेरी ड्यूटी है आज, तो इस वजह से शायद वहाँ पे रिसेप्शन इतना अच्छा नहीं आ रहा था, इस वजह से। अगर किसी को नहीं सुनाई देता तो मुझे बोलिए, मैं बाहर आ गई हूँ, तो होपफुली इट विल बी फाइन नाउ। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रही थी कि जो मम्मी का दूध होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम पहले 6 महीने कोशिश यही करेंगे कि हम मम्मी का दूध ही दें, उसके अलावा कुछ नहीं दें। हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा प्रेवलेंस है शहद चटाने का, गुट्टी देने का। ये सब चीजें बहुत नुकसान करती हैं आपके बच्चे को। आपको भी समझना चाहिए कि आपके बच्चे का जो पेट है वो बहुत ही मुलायम होता है, बहुत ही नाजुक होता है। इस टाइम पे अगर आपके बच्चे को किसी भी तरीके का पेट का इन्फेक्शन हो जाता है, वो सिर्फ उस टाइम पे नहीं बट आपके लाइफ लॉन्ग के लिए प्रॉब्लम करता है। ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे पहले 6 महीने में जिनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या जीआई इन्फेक्शन होते हैं
वो बच्चे आगे जा करके उनकी इम्यूनिटी भी बहुत पुअर होती है और उनकी पाचन शक्ति भी बहुत ही पुअर होती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो पहले 6 महीने है उसमें हम सिर्फ मम्मी का दूध दें, क्योंकि मम्मी के दूध से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, बिल्कुल मिनिमम रहते हैं। अब हम ये बात करेंगे कि ये मम्मी का दूध सिर्फ बच्चे के लिए नहीं फायदेमंद है, ये मम्मी का दूध मम्मियों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि जब मम्मी बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो उनका जो यूट्रस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और उनका जो नॉर्मल शेप में यूट्रस आने की कोशिश होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है। वेट लॉस में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है और जो मदर और चाइल्ड बॉन्डिंग होती है उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। जब माँ बच्चे को लेती है तो उसके ब्रेन से बहुत सारे अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं, जो कि माँ और बच्चे में बॉन्डिंग करने में बहुत हेल्प करते हैं। और इंडिया में होता है लेकिन इतना अपने को पता नहीं है, लेकिन बाहर ऐसा देखा गया है कि इन जो माताएं अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराती हैं उनमें आगे जाकर के अब्यूज की टेंडेंसी बहुत कम होती है। और जब हम अब्यूज की बात करते हैं तो हम सिर्फ सेक्सुअल या फिजिकल अब्यूज की बात नहीं करते हैं, हम इमोशनल अब्यूज की भी बात करते हैं। और इमोशनल अब्यूज मोस्टली बच्चों में लैक ऑफ लव से होता है। तो जब अगर मम्मी और बच्चे में बॉन्डिंग अच्छा होता है तो ये सब चीजें अपने को कम देखने को मिलती हैं। और उसके बाद में मैं जो यहाँ पे चीजें देख रही हूँ मैं उसके बारे में ज्यादा बात करूंगी, और अगर किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। हम ये देखते हैं डॉक्टर कि लक्ष्मण ने हैंड रेज किया है मैम। हाँ जी सर बोलिए। नमस्ते मैन, आई एम फ्रॉम त्रिपुरा। हाँ जी सर नमस्ते। चेयरपर्सन CWC। बहुत अच्छा Very तरीके से good. मैडम आपने बताया। एक्चुअली if a pregnant mother is very normal after investigating all the जैसे खून का हीमोग्लोबिन मिनरल्स का जो रेशियो लेना चाहिए वो बहुत अच्छा है। उसके तरफ से जो बच्चा होगा उसके बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी होगा क्या? दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द नॉर्मल कैरेक्टर्स ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी? ऑप्टिमम, व्हाट आर द ऑप्टिमम कैरेक्टर्स? Second, why not the other things are given to the pregnant mother, like the folic acid, only extra folic acid and iron? Why not phosphorus? Why not calcium? Why not other things? सर देखिए आजकल की अगर आप बात करेंगे, मुझे आपका सॉरी पहला वाला क्वेश्चन है वो ठीक से सुनाई नहीं दिया। सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा है कि नॉर्मल न्यूबॉर्न के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, और जो थर्ड क्वेश्चन आपने पूछा है वो ये है कि मम्मी को सिर्फ हम आयरन फॉलिक एसिड क्यों देते हैं, बाकी सारी चीजें क्यों नहीं सप्लीमेंट करते हैं। बहुत ही अच्छा, थर्ड वाला क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, और एक्चुअली में मेरे को उसके बारे में जितना मुझे समझ में आता है वो ये है कि जब हमने ये सब स्कीम्स चालू करी थी सर, तो हमने ये देखा था कि जो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है वो बेसिकली हमने ये देखा था कि हमारी माताएं जो है वो अनीमिक बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि अगर आप देखें ना तो आयरन का अब्जॉर्प्शन एज सच ही बहुत कम होता है, और हमारा जो कंट्री है वो मेजॉरिटी जो है वो वेजिटेरियन डाइट पे होता है। तो वेजिटेरियन में आपका आयरन एब्जॉर्प्शन बहुत ही पुअर होता है जब आप मीट ईटिंग में उसे कैटेगरी में जाते हो, बिकॉज यू ईट रेड मीट एंड ऑल, योर आयरन एब्जॉर्प्शन इज अ लिटिल बिट बेटर। ठीक है, तो जब ये सारे रिसर्चेस हुए थे तब ये पता क्या गया कि नहीं, अनीमिया बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है, तो इसलिए लेट्स स्टार्ट समथिंग विद अनीमिया। फॉलिक एसिड हम इसलिए देते हैं क्योंकि फॉलिक एसिड हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, और हमारी बहुत सारी ब्रेन एब्नॉर्मलिटी जैसे स्पाइना बाइफिडा, मेनिंगोमालोसिल, ये सब चीज को प्रिवेंट करता है। इसीलिए बोलते हैं कि फॉलिक एसिड नॉट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बट 3 months बिफोर कंसेप्शन चालू करना चाहिए, ताकि आपका बच्चा जब बन रहा है, जब वो बनने के स्टेज में, अभी तो जब बच्चा डिलीवर हो गया तो उसके बाद तो वो ग्रोइंग स्टेज में होता है, उसका सिर्फ सारे ऑर्गन्स बन गए होते हैं, सिर्फ वो ग्रो कर रहे होते हैं। लेकिन जब पेट के अंदर बच्चा होता है तब वो कंसेप्शनल स्टेज में होता है, तब वो डेवलपिंग स्टेज में होता है, और ये होता है कि उसके ऑर्गन्स बन रहे होते हैं। तो जब बन रहे होते हैं तब फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हम लोग 3 months पहले बोलते हैं कि अगर आपने सोच लिया कि आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो 3 महीने से फॉलिक एसिड लेना चालू करो। आपका जो सेकंड है वो मैं ये बोलती हूँ कि आज का अगर आप देखें तो आज के टाइम पे हमको मल्टीविटामिन सप्लीमेंट करना चाहिए, सिर्फ आयरन और फॉलिक एसिड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना सारा पेस्टिसाइड, नॉट ओनली हमारे यहाँ पे, ऑल ओवर वर्ल्ड अगर आप देखो तो इतना सारा केमिकल्स, इतना सारा पेस्टिसाइड यूज होता है टू ग्रो योर फूड, कि जो अब आपका फूड का क्वालिटी है वो उतना अच्छा नहीं रह गया है जितना पहले था। इसलिए आप जब अगर एफ्लुएंट सोसाइटी में जाते हो या फिर आप वैसे कुछ देखते हो तो अब हम लोग सिर्फ आयरन फॉलिक एसिड नहीं सप्लीमेंट करते हैं, ओवरऑल सब कुछ सप्लीमेंट करते हैं। ठीक है,
ये बात तो हो गई, लेकिन अब मैं ये कर सकती हूँ कि मैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोबेबली करेगी, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि हम बहुत बड़ी कंट्री हैं और किसी भी चीज को, किसी भी नई स्कीम को रोल आउट करने में एक तो टाइम बहुत लगता है और पैसे बहुत लगते हैं, तो वो क्यों नहीं रोल आउट करेंगे, होपफुली करेंगे, हम लोग रिकमेंड करेंगे तो वो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन उसमें शायद टाइम लगेगा। तो उसके बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने जितने पेशेंट देखते हैं हम उनको ये मल्टीविटामिन पे स्टार्ट कर सकते हैं ताकि उनकी डेफिशिएंसीज थोड़ी सी कम हो जाए। ठीक है, इसीलिए जो जी मेरे पेशेंट्स आते हैं, जो मेरे न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, ये मैंने एक पॉइंट रखा हुआ था कि मैं मेरे न्यूबॉर्न बेबीज को पैदा होने के बाद में क्या क्या दवाइयाँ देना चाहती हूँ। तो मैं मेरे न्यूबॉर्न बेबी को पैदा होने के बाद में सबसे ज्यादा मल्टीविटामिन देना चाहती हूँ, क्योंकि हमने बहुत डेफिशिएंसीज हैं आजकल, जो कि हम लोगों में तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ग्रोइंग और डेवलपिंग न्यूबॉर्न बेबीज है उसमें बहुत नुकसान करता है। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी माताएं जितना भी हम लोग कोशिश कर लें वो तब भी अनीमिक रहती हैं। हमारे पास हीमोग्लोबिन 2, 4, 6, 8, और ये सिर्फ पुअर बच्चे लोग नहीं, ये प्रॉपर अपर मिडिल क्लास फैमिलीज वाले लोग भी आते हैं जिनकी मम्मी अनीमिक रहती है। इसलिए मैं आयरन सप्लीमेंट भी सारे न्यूबॉर्न बेबीज को देती हूँ। और जो तीसरी चीज हम सप्लीमेंट करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सबको लेनी चाहिए, एक नया रिसर्च हुआ है जिसमें ये पाया गया है कि हम लोग 90 से 95% ऑफ इंडियंस और 80 to 85% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज डेफिशिएंट इन विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी हमारे शरीर में नहीं होता है। पहले बोलते थे विटामिन डी हमारे बोन्स के लिए और ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था, आज बोला जा रहा है कि विटामिन डी हमारी एक हार्मोन है और वो रेस्पिरेटरी के लिए भी, रेस्पिरेटरी इलनेसेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए विटामिन डी सप्लीमेंट करना भी आजकल बहुत जरूरी हो गया है, और ये 3 चीज मैं अपने सारे पेशेंट्स को देती हूँ। अगर आप भी न्यूबॉर्न बेबीज से रिलेटेड हैं तो प्लीज ये सब सप्लीमेंट आप भी करें। एक चीज और बताना चाहूंगी, एक बहुत पुरानी स्टडी है जिसमें विटामिन डी का रिकमेंडेड जो वो था डोज था वो 400 इंटरनेशनल यूनिट था, वो अब बहुत पुराना हो गया है और अब जो नया आया है वो फ्रॉम 800 to 2000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना चाहिए, हम सबको लेना चाहिए। मैं भी लेती हूँ, मैं जी मेरे बच्चों को मैम, कुछ और क्वेश्चंस आए हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं। मेखला जी ने हैंड रेज किया, मंजू जी ने हैंड रेज किया है, उसके पहले कुछ प्रश्न आए हैं मेरे तरफ। हाँ जी, बोलिए 12 से 18 साल के बच्चों को अगर काफी समय तक धूप ना मिले तो क्या होगा? अगर निमोनिया हो जाता है तो उसको कैसे रोकथाम करें? और धूप ना मिलने की वजह से क्या निमोनिया हो सकता है, लगातार धूप में ना जाने की वजह से? नहीं, निमोनिया का धूप से कोई लेना देना नहीं है, ये अनदर टॉपिक है और मैं इस पे बहुत अच्छे से बात करना चाहूंगी। जब आप निमोनिया बात करते हो, निमोनिया का मतलब सिर्फ होता है कि आपके लंग्स में इन्फेक्शन है। ठीक है, निमोनिया अलग अलग टाइप के होते हैं, वायरल होते हैं, बैक्टीरियल होते हैं। अगर आप देखो निमोनिया का तो 80% जो निमोनिया होते हैं वो वायरल होते हैं। ठीक है, ये चीज मैं बहुत एम्फसाइज करना चाहूंगी सब लोगों को, क्योंकि हमारा देश है एंटीबायोटिक का सुपर बग प्रोड्यूस करने का मशीन हो गया है, और हम लोग सुपर बग इसलिए प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि हम लोग बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे स्पेशली न्यूबॉर्न एज में, और जो स्पेशली अगर सर्दी खांसी के साथ में आपके बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो वायरल होती है। वायरल में एंटीबायोटिक काम नहीं करती हैं, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए होती हैं। और मैडम आपकी आवाज चली गई है, गरिमा मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। स्वाति मैडम को कंटिन्यू करते हैं ना। नहीं, क्वेश्चन आंसर्स है ना। गरिमा मैडम से संपर्क नहीं हो पा रहा है। स्वाति मैम से कोई क्वेश्चन है संविधान के ऊपर तो हम ले सकते हैं। मंजू दीदी अपनी बात रखें जी। मंजू जी। सर मैं तो उसी के विषय में बात करना चाह रही थी कि जो आजकल की मदर अल्कोहलिक हैं, उस तरह के बच्चों के साथ, इस तरह की मदर्स के साथ ये लोग क्या डील करते हैं, क्योंकि बहुत सारी मदर्स जो हैं इतनी ज्यादा अल्कोहलिक हो गई हैं और 99% गरिमा जी उसको डील करती होंगी, तो किस तरह से प्रिवेंट करते हैं और किस तरह के बेबीज के इश्यूज इनके सामने आते हैं? मैं एक बार गरिमा मैम को कॉल करके देखता हूँ। हाँ कोई बात नहीं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आजकल हम लोग वेब सीरीज में भी देखिए कि आजकल हर लेडीज जो है सिगरेट और वो चीजें इतनी यूज कर रही है कि इसके बच्चों पे प्रभाव तो बहुत ज्यादा होने वाले हैं। गरिमा जी आ गई। मंजू जी अपने प्रश्न रखे उनके सामने। उनका प्रश्न है, जो अल्कोहलिक वुमेन है, जितना अल्कोहल पीते हैं लेते हैं, तो उसका बच्चे पे क्या इफेक्ट होने वाला है? बच्चों के पे सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? अभी तो मेरा भी क्वेश्चन फुल आ रहा है, मेरे को नहीं पता क्यों नहीं आवाज आ रही है। अभी सुनाई दे रहा है सबको? जी आ रही है, आ रही है। आप वीडियो ऑफ कर दीजिए प्लीज। आप वीडियो ऑफ करेंगे तो क्वालिटी सही आएगी ऑडियो की।
अल्कोहल बहुत 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 बुरी चीज है, सिगरेट बहुत ज्यादा बुरी चीज है। सिगरेट के बारे में पहले बात करेंगे। जब हम स्मोक करते हैं तो हमारे बॉडी में जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं वो वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है। वैसो कंस्ट्रिक्शन मतलब वो सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। जब सिकुड़ जाते हैं तो आपका बच्चा जो पेट के अंदर है, हम पहले पेट के अंदर बात करेंगे फिर पेट के बाहर बात करेंगे। तो पेट के अंदर जब आपके बच्चे रहते हैं तो उनको जो खाना मिलता है वो मम्मी के थ्रू मिलता है। और कैसे मिलता है? ब्लड से मिलता है। तो अगर आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो ही सिकुड़ गए हैं तो आपके बच्चे तक पूरी तरीके से खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ में आपका जो सिगरेट होता है या टबैको जो होता है उसमें निकोटीन होता है और भी बहुत सारे टार होता है, ये सब कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस होते हैं। तो जो भी माताएं सिगरेट पीती हैं या टबैको लेती हैं उनके बच्चों में नॉर्मल बच्चों की कंपैरिजन में लो बर्थ वेट, मतलब कि वो बच्चे छोटे से कम वजन के पैदा होंगे क्योंकि उनको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिला है अंदर पेट में, और उसमें कैंसर होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जब आप अल्कोहल की बात करते हो तो देयर इज समथिंग कॉल्ड फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, जिसमें आपके बच्चों में बहुत ज्यादा कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन होती है। मतलब आपके बच्चों के जो ऑर्गन्स होते हैं वो अच्छे तरीके से बने नहीं होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, और इन बच्चों में मोर्टालिटी मतलब मरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए सिगरेट और अल्कोहल जो है वो कंप्लीटली बंद होना चाहिए। आपकी प्रेगनेंसी में आप नहीं ले सकते हो, लेकिन जैसे हम सबको पता है ये एडिक्शन है और इनको छोड़ना इतना मुश्किल होता है कि आप स्ट्रगल करते हो। लेकिन हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स है और हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम कर सकते हैं। तो हम लोग इन ऐसी मदर्स को भी हेल्प कर सकते हैं और उनको नॉर्मल डिलीवरी और नॉर्मल बेबी होने में हेल्प कर सकते हैं। मेखला जी अपनी बात रखें, आपने हैंड रेज किया है। मेखला गुड जी। इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। मैम मैं ये पूछ रही थी कि जो एडोलसेंट प्रेगनेंसी होती है, एडोलसेंट प्रेगनेंसी में कुछ बच्चों जो कम्युनिटीज के जो बच्चियां होती हैं उनको फीडिंग कराना नहीं आती है, जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं वो फीडिंग कराना नहीं बताते, उस समय फिर वो लोग क्या करें? मैम देखिए यही चीज होती है कि कैसा होता है कि जैसे अब आप सोचिए कि अगर आपको भूख लगी हुई है और आपने जब आपको भूख लगी तब आप खाना बनाना चालू करोगे तो फिर तो बड़ी परेशानी है ना। तो इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि जो हमारा जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो इतना बड़ा चीज है कि आपका बच्चा उसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। तो जो अगर आपको जब बच्चा पैदा हो गया उसके बाद अगर आप सिखाओगे, मम्मी एक तो पहली बात इतना टायर्ड होती है, इतने दिन देर से अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही होती है तो इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन और इतना पेन होता है कि वो थक जाती हैं। अगर गरिमा मैम सॉरी हाँ टू जी। इंटरप्ट यू, उनका क्वेश्चन एडोलेसेंस प्रेगनेंसी के ऊपर है। एडोलेसेंस प्रेगनेंसी मतलब वो बच्चियां जो 18 से कम किसी वजह से होती है, तो उनको तो सिखाना पड़ेगा, उनको तो नहीं आएगा हाँ, कोई। उनको सिखाने के लिए मैम गरिमा मैम, हाँ जी गरिमा मैम मैंने ये देखा है कि सीएससी पीएससी में जो नर्सिंग स्टाफ होता है उनको ट्रेन कराया जाता है, जो फीडिंग नहीं करा पा रही हैं उनको बताया जाता है किस तरह से फीडिंग करना है, पर मोस्टली जगह पे ये होता है नर्सिंग स्टाफ इस चीज को नहीं करवाती हैं। दूसरी चीज है कि एडोलसेंट प्रेगनेंसी के समय फीड में दूध ही नहीं आता है, तो उस समय बच्चियां क्या करें फिर? जैसे आपने कहा कि दूध, हाँ हाँ, जो वही मैं बताने की कोशिश कर रही थी कि आप उनको प्रेगनेंसी के बाद सिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आप एंटीनेटल पीरियड में ब्रेस्ट फीडिंग क्लासेस होती है वो अटेंड करो ना। आप 9 महीने हैं आपके पास में अटेंड करने के लिए और सीखने के लिए, और हम लोग सिखाते हैं। एक्चुअली मैम एडोलसेंट प्रेगनेंसी को इतनी जल्दी हम लोग नहीं कंसीड कर पाते हैं और बहुत टाइम बाद वो लड़कियां आती हैं, तो उस समय फिर क्या करना चाहिए? उस समय मैम अब देखिए कैसा है कि सपोर्ट तो चाहिए है। अब नर्सेस नहीं करा रही है तो किसी को तो सपोर्ट करना पड़ेगा, और ये हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि हम नर्सिंग स्टाफ को थोड़ा सेंसिटाइज करें और उनसे बोलें कि वो हेल्प करें। एडोलसेंट प्रेगनेंसी मैडम लेस देन 18 ईयर्स है तो सबसे पहले तो शायद अपने को रिपोर्ट करना चाहिए पुलिस को, क्योंकि 18 ईयर से कम में मतलब ठीक है, ये तो पॉक्सो एक्ट के अंदर आएगा ना मैम, स्वाति मैम ज्यादा अच्छे से बताएंगी। लेकिन ये है ना एडोलसेंट प्रेगनेंसी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये सब बच्चियां बहुत मुश्किल होता है इनको, क्योंकि ये खुद ही बच्चे होते हैं, इनको क्या सिखाओगे आप, कैसे समझ में आएगा। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये डिस्कस नहीं करेंगे, पर जो चीज इंपॉर्टेंट वो मैं ये बताना कोशिश करूंगी कि जो आपका मिल्क आने का जो रिफ्लेक्स होता है वो होता है सकिंग। जब आप बच्चे को अपनी छाती से लगाओगे नहीं और उसको दूध पिलाओगे नहीं तो आपका मिल्क नहीं आएगा, क्योंकि जब आप मिल्क आई थिंक इसका एक आंसर ये हो सकता है, मे बी दिस इज टेक्निकली रॉन्ग और राइट, आई डोंट नो, कि जो पॉक्सो के केसेस दर्ज होते हैं उसमें हम बहुत सारी बातें सपोर्ट पर्सन की करते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट पर्सन बनाया जाए, किसी ऐसी महिला को सपोर्ट पर्सन बनाया जाए जो इन सारी चीजों से वेल कन्वर्सेंट हो, तो हॉस्पिटल स्टाफ से भी वो बात कर सकती हैं और बच्ची की उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। दिस कुड बी वन सॉल्यूशन। या दैट कुड बी अ सॉल्यूशन। लेकिन ये है ना सर कि
मतलब जो मैं तो ग्राउंड लेवल पे बैठी हूँ, मैं इस वक्त एक टियर 2 सिटी में हूँ और वहाँ पे ना ये सब चीजें सर अवेलेबल नहीं होती हैं। अल्टीमेटली इट एंड्स अप डॉक्टर और नर्सेस के ऊपर ही। तो मुझे पता है कि एडोलसेंट प्रेगनेंसी पिकअप करना बहुत मुश्किल है, लेकिन पता नहीं, आई हैव नो आंसर टू दिस क्वेश्चन। मुझे नहीं पता कि इसको सोल्यूशन कैसे है। थोड़ा सा अवेयरनेस, आप प्रेग्नेंट हो गए हो तो चेकअप के लिए आते हो, तो थोड़ी सी अवेयरनेस आपकी तरफ से, थोड़ी सी अवेयरनेस पेरेंट्स की तरफ से, जो कोई तो होएगा उस बच्ची के साथ में जो उसको सपोर्ट कर रहा होगा उसकी प्रेगनेंसी में, उसके साथ में अच्छा रहेगा अगर हम ये सब कर सके। बाकी हम नर्सेज और डॉक्टर्स तो हेल्प करने के लिए मोस्टली रेडी होते हैं, मैं मोस्टली बोलूंगी इस चीज में। और ये जो चीज बोल रहे हैं ना, मुझे एक चीज इसमें ऐसे और लग रही है कि पहले स्टार्टिंग में आपको मिल्क नहीं आता है, वो सही बोल रहे हैं, लेकिन जब तक बच्चा सक नहीं करेगा तब तक मिल्क नहीं आएगा। अपने यहाँ ये होता है कि अच्छा ठीक है, दादी ने या नानी ने दबा के देखा दूध नहीं आ रहा है, चलो गाय का दूध लेके आते हैं या फिर फॉर्मूला ले आते हैं। वो चीज गलत है। वो चीज आप करोगे तो आपकी मम्मी को मिल्क नहीं आएगा। नॉट ओनली एडोलसेंट, फॉर एनीबॉडी, फर्स्ट टाइमर स्पेशली, जो मम्मी फर्स्ट टाइम होती है, क्योंकि उनको मिल्क आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो sucking is very important. Putting your baby to breast is also very important. मैं ये बताने की कोशिश कर रही थी। थैंक यू मैम। कोई और क्वेश्चंस हैं? एक्चुअली ना मैं 2-3 आपकी आवाज फिर चली गई मैम। डॉक्टर लक्ष्मण, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अपनी बात रखें। डॉक्टर गरिमा मैडम, ये after the repeated observation under the doctor of a pregnant mother, if it is seen everything is normal before the delivery of the newborn baby, but after the delivery of the newborn baby, it is seen some babies are suffering from the extremely jaundice, high fever. Why these symptoms are coming? Hello, madam. लक्ष्मण जी, आई थिंक अभी सुन रहे हैं क्या? जी, आ रही आवाज जी। हाँ सर, देखिए ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम अर्ली साइंस बोलते हैं मम्मी में। जो आप बात कर रहे हो फीवर और जॉन्डिस की, तो वो इन्फेक्शन का एक वो हो सकता है। न्यूबॉर्न बेबीज में अगर आप देखते हैं तो अगर आपकी 100 डिलीवरीज होती हैं तो उसमें 10 बच्चे ही होते हैं जिनको किसी भी एक्स्ट्रा न्यूबॉर्न केयर की जरूरत पड़ती है। बाकी 90 जो आपके बच्चे होंगे वो नॉर्मल न्यूबॉर्न केयर में नॉर्मल हो जाते हैं। जो ये 10% की आप बात करते हो, उसमें ये होता है कि आपके मम्मी में ही बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाती है, जिससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि नहीं, बच्चा शायद थोड़ा बहुत गड़बड़ निकले।